देखो, आज के क्लास में पढ़ेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या पढ़ना है? कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, करेक्ट। उससे पहले कुछ कुछ बातें मैं तुमको रिव्यू कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये फिगर दिख रहा है तुमको? ये फिगर दिख रहा है? फिगर दिख रहा है जी। चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है? ये है एटीपी सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? मतलब ये एटीपी को बनाता है। ठीक है, बहुत गौर से देख के उसमें तुमको दो पार्ट दिखेगा। एक जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, एक जो मेम्ब्रेन के बाहर है। दिख रहा है क्या? अच्छा, जो बाहर वाला पार्ट है वो स्ट्रोमा की तरफ है कि ल्यूमेन की तरफ है? स्ट्रोमा की तरफ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद है मैं पहले जब बात किया करता था तो मैं कहता था कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है, ऐसा कुछ मैं बोलता था क्या? अच्छा, एक बात बताओ, जो वाटर हमने फोटोसिंथेसिस में यूज किया, ऑक्सीजन जिससे इवॉल्व किया, प्रोटोन जिसका हमने NADPH2 में बनाने के लिए यूज किया, वो किसका वाटर था? ल्यूमेन का वाटर था कि स्ट्रोमा के वाटर था? ल्यूमेन का वाटर था। ठीक है, तो मेरी बात बहुत गौर से सुन, बहुत गौर से, बहुत ध्यान देना इस बात को कि अगर ये तुम्हारा थैलेकॉइड है, ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमेन है ना? तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन ऐड किस किस वजह से हो रहा है? पहला तो ये वाटर के टूटने की वजह से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ल्यूमेन में, पहला। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे बाहर में NADPH बन रहा था क्या? NADPH2 बन रहा था क्या? NADPH2 बनता था ना कि नहीं बनता है? बनता है। उसको बनाने में भी हाइड्रोजन यूज करते हैं। मतलब स्ट्रोमा का हाइड्रोजन जो था वो NADP को और NADP2 प्लस को कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, और अंदर भी हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं तुमको। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैंने एक बार तुमको बताया था, ये वाला कहाँ गया? ये वाला कहाँ गया? ये वाला, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। PS2 ने अपना इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर को दिया, बता। ठीक है, दिया। तो प्राइमरी एक्सेप्टर ने पता है क्या किया? प्राइमरी एक्सेप्टर में किया क्या कि उसको जब इलेक्ट्रॉन मिला तो उसने बाहर से, स्ट्रोमा से, कहां से? स्ट्रोमा से हाइड्रोजन अपने पास ले लिया। क्या किया? ठीक है, मतलब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे ही वाटर टूटा, उसका हाइड्रोजन तो ल्यूमेन में था ही। जब वाटर टूटा, जो जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ PS2 से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, तो प्राइमरी एक्सेप्टर पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो उसने बाहर से, मतलब स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा वाली जगह से हाइड्रोजन अपने पास लिया। तो बताओ, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। अब वो जो हाइड्रोजन था, प्राइमरी एक्सेप्टर ने लिया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लिया, H+ को भी लिया। उसने उसको ट्रांसफर किया प्लास्टोक्विनोन को। किसको ट्रांसफर किया? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन में दोनों ले लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ले लिया, करेक्ट। प्लास्टोक्विनोन ने फिर चाहा कि साइटोक्रोम B6 को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों दे दे, लेकिन साइटोक्रोम B6 की अगर बात करें तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रोटॉन वो नहीं ले सकता है। क्या नहीं ले सकता है? प्रोटॉन नहीं ले सकता। तो अब तो प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आ चुका है। तो प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6 को दिया, लेकिन प्रोटॉन को दोबारा स्ट्रोमा में नहीं भेजा, ल्यूमेन में डाल दिया। कहां डाला? ल्यूमेन कहां पे, स्ट्रोमा कहां पे? क्या आपको ये नजर आता है? ठीक है, तो पहली बात गौर से बताओ। पहला तो वाटर के टूटने से हाइड्रोजन ऐड हो ही रहा था। दूसरा, जो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जो प्रोटॉन प्रेजेंट था, उसको भी प्राइमरी एक्सेप्टर क्या बार बार ल्यूमेन में डालता जा रहा है क्या? और जो NADP बाहर बन रहा है, वो भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल स्ट्रोमा वाला हाइड्रोजन का यूज करता है। किसका यूज करता है? जो NADPH2 बनता है ना, NADP प्लस से NADPH2 बनता है, वो भी स्ट्रोमा का ही हाइड्रोजन यूज करता है। किसका यूज करता है?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस बात को अंदेशा दे रही है ना कि ल्यूमेन में लगातार हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और स्ट्रोमा में कम होता जा रहा है। पक्का ये बातें समझ आती हैं और मैं अच्छे से बताऊँ? समझ आती हैं ये बातें? चलो ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, फिगर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। चलो, उसने बोला लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट। बोलता है कि चलो देखते हैं एक्चुअली में एटीपी आखिर क्लोरोप्लास्ट में बनता कैसे है, ठीक है? एटीपी क्लोरोप्लास्ट में बनता कैसे है? द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैड बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो हमने कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को लिया जो कि इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, ठीक है? लाइक इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन इसने यहाँ पे लिख दिया लाइक इन रेस्पिरेशन। तो हमको रेस्पिरेशन में एक बार अच्छे से और पढ़ना है इसको, ठीक है? तो लाइक इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बनता है ना, उसकी वजह से बनता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। ये ल्यूमेन है, ठीक है? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वाटर की वजह से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है लगातार यहाँ पे? क्या बाहर का भी प्रोटॉन इसके अंदर लाके डाला जा रहा है बार बार? और बाहर यहाँ पे कुछ जो प्रोटॉन प्रेजेंट थे वो NADPH2 बन के कन्वर्ट होके बनते जाके यहाँ इधर का हाइड्रोजन कम होता जा रहा है। तुम मुझे बताओ, क्या ल्यूमेन में हाइड्रोजन लगातार इंक्रीज कर रहा है और स्टोमा में लगातार हाइड्रोजन कम हो रहा है? तो क्या यहाँ पे दो पॉइंट, मेम्ब्रेन के इस पार और इस पार क्या प्रोटॉन का डिफरेंस है? डिफरेंस है ना, ग्रेडियंट मतलब दो बिंदु के बीच का पॉइंट, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। दो बिंदु के बीच में कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है? प्रोटॉन का है। स्टोमा में ज्यादा प्रोटॉन है कि ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन है? ल्यूमेन में। और स्टोमा में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि स्टोमा का प्रोटॉन को और भी ल्यूमेन में हम डालते जा रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। और ऊपर से स्टोमा में कुछ हाइड्रोजन और भी थे जो कि NADPH से NADPH2 में कन्वर्ट हो, तो वहां पे और भी प्रोटॉन की कमी हो रही है, करेक्ट? और यहाँ वाटर लगातार टूट रहा है तो और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं, है ना? तो थोड़ी थोड़ी बात मेरे को लगता है आपको इस तो थोड़ी थोड़ी बात मेरे को लगता है आपको इसके बारे में समझ आई, है ना? तो हमने बोला कि जैसे रेस्पिरेशन में प्रोटॉन ग्रेडियंट का डिफरेंस बनता है और उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और तुमने देखा किस दो मेम्ब्रेन के बीच में, स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट हमको दिखाई दे रहा है, करेक्ट? उसने बोला दिस टाइम, बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख इस फिगर को, बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख मैं क्या बोलने की कोशिश कर। देख, देखो, पहला सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन ऐड कैसे हो रहा है? वाटर के टूटने से ऐड हो रहा है। देखो तो ऐड हो रहा है क्या? H+ ऐड हो रहा है, पहला। और दूसरा मैंने कहा था जैसे ही फोटो सिस्टम 2 जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन तो लेता है और स्टोमा से वो क्या और ले लेता है? प्रोटॉन भी ले लेता है, और वो प्लास्टोक्विनोन को देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, लेकिन साइटोक्रोम ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन नहीं लेंगे। तो फिर उस प्रोटॉन को कहां भेज देते हैं? ल्यूमेन में कि स्टोमा में? ल्यूमेन में। देखो यहाँ पे ये चीज जो दिख रहा है तुमको ना, ये हाइड्रोजन बाहर वाला अंदर आता हुआ दिख रहा है ना, ये किसकी वजह से है? जब जब ETS चलेगा पीएस सिस्टम 2 के बाद, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम 20 इसके पास जैसे ही देंगे वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं भैया इलेक्ट्रॉन लेंगे प्रोटॉन नहीं लेंगे। तो प्रोटॉन को कहां डाल देंगे हम? ल्यूमेन में डालेंगे, करेक्ट? और दूसरा, बहुत गौर से देख, बहुत गौर से ये स्टोमा है ना, स्टोमा का देख हाइड्रोजन, NADP, NADPH2। क्या स्टोमा का ल्यूमेन लगातार कम हो रहा है? बताओ मुझे, क्यों कम हो रहा है? स्ट्रोमा का ल्यूमेन दो वजह से कम हो रहा है, दोनों वजह को मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। तो हमने बोला दो कारण कौन कौन से हैं। फोटो सिस्टम 2 में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ना, वो प्रोटॉन भी ले लेता है, प्लास्टोक्विनोन को देता है, BC को जब देने चाहता है, साइटोक्रोम को जैसे देने को चाहता है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन से लेता है, प्रोटॉन नहीं लेता है, तो उसको ल्यूमेन में डालते हैं। दूसरा, बाहर बाहर स्ट्रोमा में NADP+ जो है वो NADPH2 में कन्वर्ट होता है, वहां पे भी हम प्रोटोन और हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं, करेक्ट? चलो, अब मुझे एक सवाल पूछता हूं कि आखिर ल्यूमेन में किन
3 तरीकों से, किन 3 तरीकों से ल्यूमेन में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है? चलो बहुत बढ़िया। तो हमने बोला भैया वाटर का टूटना, बाहर से अंदर का आ जाना, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में हाइड्रोजन का आ जाना, तीसरा बाहर NADP+ लगातार कन्वर्ट हो रहा है NADPH2 में, तो वो इस वजह से एक ग्रेडियंट, 2 बिंदुओं के बीच में डिफरेंस बनता जा रहा है। कौन 2 बिंदुओं के बीच में? ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में। किस चीज का? प्रोटॉन का ग्रेडियंट। मेरी बातें क्लियर है आपको? ये बिल्कुल उसी तरीके से है ना, जैसे कुकर होता है ना, कुकर में पानी डालते हो, दाल डालते हो, करेक्ट? कुछ समय के बाद कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है, उठती कि नहीं उठती है? क्योंकि अंदर भाप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे हो जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलता है तो वर्क डन होता है, वो सीटी थोड़ा सा ऊपर जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना उस सीटी का, तो वर्क डन होता है वहां पे। समझ में आ रही मेरी बात? तो कुकर तुम्हारा क्या है? कुकर तुम्हारा थैलेकॉइड है। कुकर तुम्हारा थैलेकॉइड है। कुकर के अंदर तुमने दाल और पानी डाला है, वो ल्यूमेन में डाला है। बाहर का सराउंडिंग स्ट्रोमा है, और वो जो सीटी है ना, वो एटीपी सिंथेसिस है। क्या है? हाँ, कैसे मैं बताता हूँ, देख। अब एनसीईआरटी ने बोला दिस टाइम दिस टाइम लाइक इन, कहाँ था एनसीईआरटी, कहाँ तक हमने पढ़ा था? दिस टाइम their membrane of thylakoid, there is a one difference through here, the proton accumulation toward the inside the membrane in the lumen in the, क्या ये बात समझ में आती है कैसे प्रोटोन एक्युमुलेशन हो रहा है ल्यूमेन में थैलेकॉइड के? बताओ। मैंने क्या बोला? प्रोटोन ही एक्युमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, प्रोटोन ही एक्युमुलेट हो रहा है ल्यूमेन में। क्या आपको तीनों तरीके पता है ना कैसे कैसे क्या हो रहा है? आगे सब लिखा है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। उसने बोला रिस्पायरेशन में अगर जाओगे, रिस्पायरेशन वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया है कि रिस्पायरेशन में जो प्रोटोन एक्युमुलेट होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, प्रो इलेक्ट्रॉन जमा कहाँ होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, ठीक है? देखो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? और फिर वहां पे ETS हम पढ़ना चैप्टर नंबर 14 में। अब ध्यान दे, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या तुमको पता है ना क्या कैसे ये प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है? क्या तुमको पता है? लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला देखो, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। क्या ये बात आपको समझ आती है कि मैं समझाऊं? आती है समझ? याद है मैंने जब आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बताया था, तो मैंने बताया था कि ल्यूमेन का वाटर यूज कर रहे हैं, बताया था ना? चलो बहुत बढ़िया। अब बी सुनो, बी क्या है? देखो देखो देखो, बी वही बात है, अगर नहीं समझाता ना ये लाइन तुमको समझ नहीं आता। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये किसकी बात बोल रहा है? तू मुझे देख, ध्यान से देख के बता किसकी बात बोल रहा है। क्या वो उसी की बात बोल रहा है ना कि प्राइमरी रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ले लिया है उसने, उसको दे नहीं पा रहा है? वैसी है, देख वैसे वही बात लिखा हुआ है, ध्यान से देख। वही बात है, वही बात है, ध्यान से देख। ध्यान से पढ़ेगा समझ आएगा, देख। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन are transported across the membrane. This happen because, देख लिखा हुआ है, this happen because the primary acceptor of electron, which is located toward the outside of the membrane, transferred its electron to the electron carrier, but not the hydrogen carrier. Hence, the molecule removed a proton from the stoma while transported an electron. When the molecule pass on into the electron or electron to the electron carrier on the inner membrane of the thallicord, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane. क्या ये लाइन आपको सारी बातें समझ आती हैं कि मुझे समझाना पड़ेगा? पहले मुझे बताओ। तो इसने बोला जैसे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से मूव करके कहां जाएगा? प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड में है, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बाहर से स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी ले लेगा, करेक्ट? ले तो लेगा, लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, लेकिन प्रोटॉन को ल्यूमेन में डाल देगा कि स्ट्रोमा में डाल देगा? लास्ट में लिखा हुआ है रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन, या रिलीज इनटू द इनर साइड और द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन उसने लिखा, ठीक है? अब लास्ट में देख क्या लिखा हुआ है सी पॉइंट में, द NADP रिडक्टेस एंजाइम। याद है कुछ क्या? NADP रिडक्टेस एंजाइम जो स्टोमा के में लोकेटेड होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो PS1 से आया है NADP को कन्वर्ट करता है NH2 में,
तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोमा में से प्रोटोन को और भी रिमूव कर दिया जा रहा है। मेरी बातें क्लियर है क्या आपको? ये उसी के बारे में बोल रहा, ठीक है। फिर उसने बोला, देख ध्यान से, Hence, within in chloroplast, the proton in the stroma decrease in the number. क्या आपको सारे फैक्टर पता है ना कि स्ट्रोमा में नंबर में क्यों डिक्रीज कर रहा है प्रोटोन स्ट्रोमा में? While in the lumen accumulation of proton, क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं accumulation of proton, प्रोटोन के ल्यूमेन में, क्या आपको पता है? This create a proton gradient across the thylakoid membrane as well a measurable decrease in the pH in the lumen. बोलता है कि ल्यूमेन में पीएच में गिरावट आएगी। क्यों? पीएच घटेगा यार, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो पीएच घटेगा। समझ गए मेरी बात? तो ल्यूमेन का पीएच भी घट रहा है, ल्यूमेन में लगातार प्रोटोन भी ऐड हो रहा है, स्टोमा में लगातार प्रोटोन कम हो रहा है, तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया ना, ग्रेडियंट बन गया ना, प्रोटोन ग्रेडियंट बन गया ना, कमी, प्रोटोन का कमी बन गया दो बिंदुओं के बीच में। अब बोलता है व्हाई वी आर सो इंटरेस्टेड इन प्रोटोन ग्रेडियंट, आखिर हमको इंटरेस्ट काहे है प्रोटोन ग्रेडियंट में, आखिर हम ये क्यों पता कर रहे हैं कि कहाँ प्रोटोन कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे लालच छुपा हुआ है। ध्यान से देख, दिस ग्रेडियंट इन इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड टू द सिंथेसिस। जैसे ही इस ग्रेडियंट को हम तोड़ेंगे, जैसे ही इस ग्रेडियंट को हम तोड़ेंगे तो एटीपी का सिंथेसिस होगा। जैसे ही, याद है, कुकर के अंदर का भाप बहुत ज्यादा हो गया था, तो भाप जैसे ही बाहर निकला तो वर्क डन हुआ था ना, सीटी थोड़ा सा ऊपर उठा था ना जी, डिस्प्लेस हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे वर्क होगा और एटीपी बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stoma through the, बोलता है कि ये प्रोटॉन कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा जब हम ल्यूमेन के हाइड्रोजन को निकाल करके स्टोमा में फेंकेंगे तो प्रोटोन, ये जो ग्रेडियंट है वो टूटेगा और इतनी तेजी में निकलेगा, इतनी तेजी में निकलेगा। कहां से हाइड्रोजन, प्रोटोन ल्यूमेन से स्टोमा में जाने के लिए इतनी तेजी से निकलेगा कि वहां पे इतना एनर्जी बन जाएगा कि वहां पे हम एटीपी का सिंथेसिस कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? दिखाता हूँ क्या है। देखिए एनसीईआरटी का फिगर है, देख, इसने हाइड्रोजन को देख बनाया है ना, प्लास्टोक्विनोन को भी दिखाया है और हाइड्रोजन को अंदर आते हुए दिखाया है। क्या ये फिगर एनसीईआरटी, ये जो एनसीईआरटी है फिगर में क्या बताना चाहता है कि ये बात आपको क्लियर है? क्या यहाँ पे ये वाटर टूट रहा है, हाइड्रोजन एक्लुमेशन दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर दिखा रहा है, कि ये बात आपको क्लियर है? सारे को साइटोक्रोम B6 दिखाया है इसने, प्लास्टोसाइनिन, मैं सब बता चुका हूँ ना आपको, सब बता चुका हूँ मैं आपको। NADP का NADPH2 में कन्वर्ट होना याद है, मैंने बताया था कि NADPH2 बनता है और नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में नहीं बनता है ना। लेकिन ल्यूमेन में हाई H प्लस लिखा रहा है यहाँ पे। अब बहुत बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, होगा क्या कि अब क्या करेंगे हमने ल्यूमेन में हाइड्रोजन को या प्रोटॉन बोले, दोनों को जमा कर लिया है ना, दोनों को नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन या प्रोटॉन बोले, उसको हमने ल्यूमेन में जमा कर लिया है। अब हम उसको एक पॉइंट से निकालेंगे बाहर। कहां से निकालेंगे? एक पॉइंट से बाहर निकालेंगे, इधर से। और ये जब हाइड्रोजन इतनी तेजी में इस पॉइंट से बाहर निकलेगा ना, तो एटीपी का सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देख कैसे होगा, दिखाता हूँ, रुक जा एक सेकंड, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा। देख, ये है तुम्हारा एटीपी सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? एटीपी सिंथेसिस। एटीपी को बनाता है ये। एक पार्ट इसका मेम्ब्रेन में धंसा होता है, एक पार्ट बाहर होता है, और ये बाहर वाला पार्ट किधर होता है, स्टोमा की तरफ कि ल्यूमेन की तरफ? स्टोमा की तरफ। चल बहुत ध्यान से देखना, देख यही है, ठीक है। जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको F0 बोलते हैं, जो निकला हुआ पार्ट है स्टोमा की तरफ उसको F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। और हाइड्रोजन लगातार इससे बाहर निकलेगा तेजी में और यहाँ पे एटीपी बनेगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा? वो नहीं पढ़ना, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्पिरेशन तो मैं इसके पूरे पार्ट को बताऊंगा, अल्फा बीटा गामा सब, ठीक है। इसके पार्ट हैं वो, एटीपी सिंथेसिस है ना उसका, ये पार्ट है अल्फा बीटा गामा, समझे? वो रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अब देख इसने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, बहुत ध्यान से देख। The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stoma through the transmembrane, through the transmembrane channel of the CF0 of the synthesis.
CF0 वो जो मैंने बोला तुमको F0 के बारे में, ये F0, ये इसको CF0 बोल रहा है, ठीक है, ये CF0। उसने बोला ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा कैसे, जब हाइड्रोजन CF0 से निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। अब देख उसने क्या बोला, एटीपी सिंथेसिस में हम दो पार्ट कंसिडर करते हैं। पहला CF0 जो कि थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में धंसा होता है, जिसे मैंने सिर्फ F0 बताया आपको, ठीक है, जो कि एक चैनल की तरह काम करेगा और प्रोटॉन का डिफ्यूजन कराएगा किधर से किधर, किधर से किधर, ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ, करेक्ट। और दूसरा होता है F1 पार्ट जिसको CF1 लिखा गया है, ठीक है, वो बाहर निकला हुआ पार्ट होगा जो कि स्टोमा को फेस करेगा। याद रखना किसको फेस करता है, CF1 स्टोमा को फेस करता है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू काउज अ conformational change in the CF1 particle of the ATP synthesis which make the enzyme synthesis several molecule of the ATP। उसने बोला कि भैया जो प्रोटॉन टूटेगा ना उसमें इतनी एनर्जी होगी कि एटीपी बन जाएगा। बातें क्लियर हैं आपको। अब उसने बोला कि कीमोस्मोसिस के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको एक मेम्ब्रेन चाहिए, आपको एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन को अंदर करे, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस चाहिए आपको, और एटीपी सिंथेसिस चाहिए, तो आपका कीमोस्मोसिस का काम हो जाएगा, ठीक है। कीमोस्मोसिस आपका हो जाएगा। तो कीमोस्मोसिस में क्या क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और एटीपी सिंथेसिस चाहिए। मेरी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। उसने बोला एनर्जी इज यूज्ड to pump energy is used to pump proton across a membrane to create a gradient or higher concentrated proton within thylakoid element। उसने बोला कि एनर्जी इज यूज, जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है ना, तो उसी एनर्जी का यूज हम एटीपी सिंथेसिस में करेंगे। एटीपी सिंथेसिस हैज अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट्स रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्टिव। उसने बोला कि एटीपी सिंथेसिस एक चैनल की तरह काम करेगा जो कि प्रोवाइड वहां से हम प्रोटॉन को स्टोमा ल्यूमेन से निकाल करके स्टोमा में डालेंगे, और इतना इनफ एनर्जी होगा कि वो सारे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है एटीपी बनाने के लिए, वो सारे मिलकर के एटीपी को बना देंगे, ठीक है। along with the NADPH2, क्या क्या बोल रही है, फिर उसने बोला along with the NADPH produced by the movement of electron the ATP will be used ultimately in the biosynthesis reaction take place in the stoma। अब उसने बोला ये जो NADPH2 बना है, वो जो ATP आपका बना है, उसको फिर हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, किसका फॉर्मेशन के लिए, किसको फॉर्मेशन के लिए, शुगर के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड फिर सिंथेसाइज ऑफ शुगर। उसने बोला along with the NADP जो हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, ATP जो अभी हमें जस्ट बनाया है बायोसिंथेसिस रिएक्शन से जो स्टोमा में हुआ, वो रिस्पॉन्सिबल होगा CO2 को फिक्स करके शुगर को बनाने के लिए, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। बातें क्लियर है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ आया कि नहीं आया।